नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस को ईविट ऐप की लॉन्च भी की। वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया है। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा है कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। तो बताते चले कि सीएम धामी ने पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी विमोचन किया है। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। हमें आने वाले 25 सालों को लेकर योजना बनानी होगी। पुलिस को भी इसी हिसाब से तैयार रहना होगा। गृह विभाग के कामों की भी जल्द समीक्षा की जाएगी। बजट की कमी किसी भी काम में नहीं आने दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपको बता दें कि गृह विभाग के कामों की भी समीक्षा करने की बात की है। सीएम धामी ने पुलिस विभाग के नए पटेल भवन का उद्घाटन किया है। ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी विमोचन उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पुलिस की ईविट ऐप लॉन्च की। वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने विमोचन किया। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। हमें आने वाले 25 सालों को लेकर योजना बनानी होगी। पुलिस को भी इसी हिसाब से तैयार रहना होगा। गृह विभाग के कामों की भी जल्द समीक्षा की जाएगी। बजट की कमी किसी काम में नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पहल की है और साथ ही साथ उन्होंने एक सौगात दी है। नए सरदार पटेल भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस की ईविट ऐप लॉन्च की। पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी उन्होंने विमोचन किया। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। हमें आने वाले 25 सालों को लेकर योजना बनानी होगी। पुलिस को भी इसी हिसाब से तैयार रहना होगा। गृह विभाग के कामों की भी जल्द समीक्षा होगी। बजट की कमी किसी काम में नहीं होने दी जाएगी। पौड़ी में खबर है, जहां पर पश्चिमी नयार नदी में डूबने से एक नेपाल मूल के युवक की मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। दरअसल ग्राम डुंक पट्टी असवालसियों के पास पश्चिमी नयार नदी में एक युवक स्नान कर रहा था। इस दौरान वो नदी में डूबने लगा, जिसकी सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता युवक की खोजबीन कर शव बरामद किया। नायब तहसीलदार हरिंद्र खत्री ने मृतक युवक की पहचान रविंद्र 18 पुत्र प्रेम बूढ़ा निवासी जूती गांव के रूप में की है। बताया गया है कि यहां पर मृतक का परिवार मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता है। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है।
तो आपको बता दें कि नेपाली मूल युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई है। पश्चिमी नयार नदी में युवक डूबा, गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। युवक की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमी नयार नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी शव को भेज दिया है। बताया गया है कि यहाँ पर मृतक का परिवार मजदूरी करता है और मजदूरी करके ही गुजर बसर अपने जीवन का कर रहा था। बताया जा रहा है कि ग्राम डुंकपट्टी आसवालसियों के पास यह हादसा हुआ। पश्चिमी नयार नदी में युवक स्नान कर रहा था। इसी दौरान वो नदी में डूबने लगा, जिसकी सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता युवक की खोजबीन कर शव बरामद कर लिया। नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने मृतक युवक की पहचान रविंद्र, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, प्रेम बूढ़ा निवासी जूती गांव के रूप में की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य प्रवास के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के कंडार कुवा में महाजन संपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के टिफिन शेयर कर भोजन करने के लिए पहुंची और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत हुई। इस दौरान पहाड़ी व्यंजन का उन्होंने जायका लिया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों भोजन टिफिन में लेकर आए और मिलजुल कर भोजन किया और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की है। तो बता दें कि बीजेपी की टिफिन पार्टी यहां आयोजित हुई है। बीजेपी नेताओं, महिला मोर्चा ने मिलकर खाना खाया है। सांसद पत्नी के साथ भोजन लेकर यहां पर पहुंचे बीजेपी नेताओं, महिलाओं ने यहां पर साथ मिलकर खाना खाया है। बीजेपी ने टिफिन पार्टी यहां पर की है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रवास के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा की कंडार कुवा में महाजन संपर्क अभियान के तहत पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन शेयर कर भोजन किया। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं से भी अवगत हुई। इस दौरान पहाड़ी व्यंजन का जायका उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने घर भोजन टिफिन में लेकर आए और मिलजुल कर भोजन किया और सरकार की योजना पर चर्चा की। पार्टी की तरफ से निर्देश था कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हुए एक टिफ़िन बैठक का आयोजन किया जाए और आज कंडारकुआ पट्टी में मछखाली मंडल में आज टिफ़िन बैठक का आयोजन हुआ और ये पीपल के पेड़ के नीचे इसका आयोजन हुआ। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता आज अपना टिफ़िन घर से बनाकर आए थे और घर से बना के आने के उपरांत में हर किसी ने अपने अपने भोजन को एक दूसरे के साथ में शेयर किया। किसी ने रोटियां, किसी ने डुबके, किसी ने पूरी, किसी ने चटनी और किसी ने आलू इत्यादि जो है व्यंजन बना रखे थे। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की टिफ़िन बैठक से जो संवाद हम लोगों के बीच में हुआ वो निश्चित रूप से हम लोगों के एक दूसरे के जो मन के भाव हैं वह शेयर भी हुए और एक प्रेम जो भाव है वह भी बढ़ने का काम। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के ठाकुर द्वारा वार्ड में 3 महीने से पेयजल आपूर्ति अनियमित हो रही है। रोजाना पानी नहीं मिलने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज उपभोक्ताओं ने जल्द संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन कर आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। ठाकुर द्वारा वार्ड की आधी आबादी लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रही है। जल संस्थान कार्यालय पहुंचे उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। उपभोक्ताओं ने कहा कि मार्च में भी जल संकट के संबंध में जल संस्थान कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। अप्रैल में डीएम के जनता दरबार में भी मामला उठाया गया था। वार्ड के जिस हिस्से में पेयजल संकट है वहां कोई नजदीकी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। तापमान बढ़ने से भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वार्ड के लोगों ने जल्द पेयजल संकट से निजात नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर दीवान राम, लीलाधर भट्ट, ललित प्रसाद, गोपुली देवी, लक्ष्मी देवी, गंगा देवी, विमला देवी के साथ साथ कई महिलाएं मौजूद थीं। तो आपको बता दें पेयजल की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। नाराज लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। उपभोक्ताओं ने कहा कि मार्च में भी जल संकट के संबंध में जल संस्थान कार्यालय में ज्ञापन दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
अप्रैल में डीएम के जनता दरबार में भी मामला उठाया गया था। वार्ड के जिस हिस्से में पेयजल संकट है वहां कोई नजदीकी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। तापमान बढ़ने से भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वार्ड के लोगों ने जल्द पेयजल संकट से निजात नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर दीवान राम, लीलाधर भट्ट, ललित प्रसाद, गोपुली देवी, लक्ष्मी देवी, गंगा देवी, विमला देवी आदि मौजूद थे। पानी नहीं आ रहा, पानी से हम परेशान हैं। नॉलेज आ रहे हैं और नदी में जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं। और आजकल बच्चे छुट्टियां में आ रहे हैं, पानी नहाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। बस हमको जल्दी से पानी दीजिए। वार्ड नंबर 6 भटरौला भट्ट कॉलोनी। मैं पूरे ग्राम वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई वो हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों के सब इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें और एक बार जैसे अभी बता रहे थे भट्ट की लाइन मैन की बहुत दिक्कत है, उसे कॉल करने के बाद भी वो नहीं आ रहे। पानी नहीं आ रहा। मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, तो वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वहीं अब मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो भी जारी किए गए हैं। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे इस सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा कर रही हैं। दानदाता की मंशा पर सवाल उठाना जो कि सही नहीं है। आपको बता दें, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 230 किलो सोने के 560 प्लेटों को दान किया गया था, जिसका काम कपाट बंद होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने शुरू किया था, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ प्लेट्स की जांच कराए जाने की मांग यहां पर की जा रही है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के विवाद पर लगातार नए नए वीडियो देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इस मामले पर प्लेट्स की जांच कराने की भी बात की जा रही है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा चल रही है। केदारनाथ के गर्भगृह में चढ़ाए गए सोने को तांबा बताने को लेकर खड़े हुए विवाद को मंत्री सतपाल महाराज ने धाम की छवि धूमिल करना बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग धाम की छवि धूमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीकेटीसी को ऐसे प्रकरण में सीधे एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। मंत्री ने कहा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सोने के स्थान पर कुछ और लगाया गया है, उन्हें सही जानकारी नहीं है। कभी भी पूरी तरह सोना नहीं लगाया जाता। सिर्फ सोना लगाने पर वो टिकेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा सोने की परत कॉपर पर चढ़ाई जाती है ताकि मजबूती रहे। कुछ स्थान पर ये परत घिस गई होगी। इसे मिलावट बताकर माहौल खराब किया जा रहा है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए बीकेटीसी को कार्रवाई के आदेश दिए गए। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर एक पट्टी है। यहाँ वेद पाठी बैठकर पूजा करते हैं, वहीं पास में लोग भी खड़े होते हैं। ये स्थान थोड़ा घिस गया है, इसे लेकर ही विवाद खड़ा किया जा रहा है। जो स्थान घिस गया है वहां दानदाता की ओर से दोबारा सोने की परत चढ़ाई जा रही है। देहरादून बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस केदारनाथ मंदिर में दान को लेकर भ्रामक आरोप लगाकर देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि बीकेटीसी स्पष्ट कर चुकी है कि काम दानदाता की ओर से स्वयं उचित प्रक्रिया के तहत कराए गए तो विपक्ष को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। भट्ट ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर कहा कि उन्हें बद्री केदार धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। तो बता दें कि लगातार इसको लेकर नए नए वीडियोस भी सामने आ रही हैं। सोने को तांबा बताकर जो विवाद छिड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समिति का कहना है कि दानी दाता की श्रद्धा और आस्था की भावना को देखते हुए मंदिर समिति ने बोर्ड बैठक में प्रस्ताव का परीक्षण कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने स्पष्ट किया है कि बीकेटीसी अधिनियम 1939 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही दानी दाता से दान स्वीकारा गया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए शासन से अनुमति ली गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में स्वर्ण मंडित का कार्य किया गया। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का कार्य स्वयं दानी दाता ने अपने स्तर से किया। दानी दाता ने ज्वेलर्स से तांबे की प्लेटों को तैयार करवाया और फिर उनकी ऊपर सोने की परतें चढ़ाई। सोना खरीदने से लेकर दीवारों पर चढ़ने तक का कार्य दानी दाता की ओर से करवाया गया। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, उस पर कभी सवाल नहीं उठते। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र अजय जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं। और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फ़ोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते हैं कि किसने लगाया, कौन दानदाता था, सोना लगाया, पीतल लगाया, तांबा लगाया, हमें पता नहीं, वो अपना ज्वेलर लाया था। आपको किस लिए चुना गया? देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंदिर समिति द्वारा इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। मंदिर ने स्पष्ट बताया कि उस जो भी वो सोने की धातु से जहाँ वो चढ़ाया गया है, वो उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना, ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है। और मैं जो भी इस पर प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूँगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी सब बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए। उत्तराखंड में हो रही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटनाओं को रोकथाम के लिए हरिद्वार के सैनी आश्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई धर्मों के प्रमुख लोगों ने शिरकत करते हुए सभी से एकता, भाईचारे और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अच्छे समाज के लिए सभी धर्मों को साथ बैठने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता। ऐसे में समय पर सभी धर्मों के लोगों को बैठना चाहिए। क्या संदेश देते हैं? देखिए, जो आज खोया हुआ है, आज जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने जो ग्रंथ है उसकी बात को कोई भी प्रूफ नहीं करता संसार में। लेकिन आज सहयोग में हम हर ग्रंथ की बात को प्रूफ करते हैं, चाहे कुरान शरीफ है, भागवत गीता है, आपके जो गुरु ग्रंथ है, बाइबल है, और उसमें जो लिखा है उसको हम साइंटिफिक प्रूफ करते हैं। और भविष्य में जो सहयोग से मंत्र से भी बीमारी ठीक होगी, कोई भी पितृदोष है, सर्प दोष जो बताते हैं लोग, वो सबको आप खुद ठीक कर सकते हैं। और इसका प्रूफ दिया जाएगा कि जो आदमी
मृत्यु को हो जाए प्राप्त हो गया है, क्या उसको जन्म मोक्ष मिला या नहीं मिला? आश्रम में एक आदरणीय बंसल जी हैं और ये सैनी सभा के जो लोग हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। समाज में शांति और सौहार्द कायम रहे, इस प्रकार के धर्माचार्यों को समय समय पर समाज के जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंथन करना चाहिए। इसमें समाज में अच्छा संदेश जाता है। तो इसी प्रयास के तहत में एक आयोजन हुआ था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। मैंने आकर के और सभी धर्म के लोगों से नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान जितने भी निर्माण कार्य होंगे उनकी जिम्मेदारी स्वयं निर्माणकर्ताओं की होगी और सभी कार्य जनहित याचिकाओं के निर्णय के अधीन होंगे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में हर जिले में जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया। जिले में जो भी निर्माण कार्य होंगे वे प्राधिकरण के नियमों के तहत ही होंगे, लेकिन सरकार ने 17 मार्च 2021 को एक शासनादेश जारी कर कहा कि 2016 से पूर्व के क्षेत्रों में मानचित्र की स्वीकृति यथावत रहेगी, जबकि बाद में जोड़े गए नए क्षेत्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। इसकी वजह से हल्द्वानी के गोलापार में बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।